हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत। तो आज इसी में हम लोग अपना नया चैप्टर जो है आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसी नए चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके आपका देखेंगे। ठीक, इस चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है मुगल साम्राज्य। तो जो कल हम लोग आपका देख रहे थे तो हमने दिल्ली के सल्तनत को देखा। ठीक है, तो दिल्ली के सल्तनत की हमने सारी चीजों को पढ़ा। आज हम आपका बेसिकली जो आपके मुगल सल्तनत है उसके विषय में हम लोग गौर करके आपका एक एक पॉइंट बनाकर हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि मध्यकाल में भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृति की इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था। क्या था कि ऐसी जगह पर शासन करना अपने आप में बहुत कठिन था जहां पर संस्कृति और बहुत सारी विविधताएं आपको देखने के लिए मिले। तो ऐसी जगह पर शासन करना अपने आप में बड़ा कठिन और एक बहुत चैलेंजिंग फेज था। जानते हो आप क्यों था? क्योंकि जहां पर बहुसंख्यक आपकी अलग संस्कृति हो, अलग उनकी परंपरा, अलग भाषा, अलग बोलचाल, अलग उनके तौर तरीके, तो ऐसी जगह थोड़ा शासन करना किसी भी शासक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। क्लियर है? अपने पूर्व व्यक्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी कि जितने भी आज तक आपके साम्राज्य हुए हैं वो छोटी अवधि, एक छोटे टाइम पीरियड तक ही आपका बने हैं। ये पहला ऐसा मौका मिलेगा जिसमें ये बहुत बड़े समय अवधि के लिए हम इनको देख सकते हैं, हम इनको जान पाएंगे। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्हें दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। उन्हें प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए गए वे उन्हें राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। कैसे रहे? राज्य का जो पतन है उसके बाद भी वो आपका टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगलों शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले पर ही प्राचीन राष्ट्र को संबोधित करते हैं। कह रहे हैं कि मुगलों द्वारा ही आपका जो बनाया गया दिल्ली का लाल किला है, उसी लाल किले से क्या करते हैं, प्रधानमंत्री आपका संबोधन करते हैं और जो हमारा तिरंगा है उसको फहराते हैं 15 अगस्त को। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो शासक यहाँ रहे हैं उनकी कुछ राजनीतिक आपके धरोहर के रूप में बहुत सारी चीजें आज भी हैं जो हमारे पास सुरक्षित रखी हुई हैं और जिनका प्रभाव भी आप देख सकते हैं और कोई भी उनके प्रभाव से अछूता जो है आपका नहीं बचा है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक किसी क्षेत्र में शासन करने को लेकर कितनी बड़ी चीजें होती हैं, आप इसको देखिए। चलिए, ये आप देख रहे हैं लाल किला। क्या देख रहे हैं? रेड फोर्ट को आप देख रहे हैं, लाल किले को। और लाल किला कब बनवाया गया था ये आपको बताना है, किसने बनाया था। क्लियर है? चलिए देख लिया लाल किले को। मुगल कौन थे? अब सबसे पहले मुगलों के विषय में बात आ रही है कि जो आपके मुगल थे वो कौन थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। किनके थे? दो महान। पहले देखिए, माता की ओर से क्या थे? मंगोल शासक थे। ठीक, और चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर कब्जा किया था। आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के काल में अगर किसी ने अटैक किया है तो वो चंगेज खान ने किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी विशाल सेना रखी थी। तो मुगल माता की ओर से क्या थे? चंगेज खान की वंशज थे। ठीक है, और उन कुछ भाग पर राज भी किया। पिता की ओर से कि वो क्या थे? ईरान
इराक और वर्तमान तुर्की पे शासन करने वाले तैमूर के आपके वंशज थे। यानी कि माता की तरफ से भी आपके लड़ाके हुए और पिता की तरफ से भी। और तैमूर का आपको पता है कि तैमूर लंग, जिसने भारत को बहुत बार लूटा है। तो दोनों शासक, दोनों जो आपके माता और पिता से कैसे रहे हैं, एक आपके महान शासक वंशों के वंशज रहे, ठीक। परंतु मुगल अपने को मुगल यानी कि मंगोल कहलवाना पसंद करते थे। क्या कहते थे कि हम तो मंगोल हैं, मंगोल यानी कि हम मुगल ही हैं। ये अपने आप को ये चीज कहना ज्यादा पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों का के नरसंहार से संबंधित थी। नरसंहार मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप अगर चंगेज खान को देखेंगे तो उसने कितने लोगों को, कितने हजार लोगों को, सैकड़ों लोगों को मार दिया था। और यही स्मृति मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व भी अनुमान करते थे। इसलिए उनके इस महान आपके पूर्वजों में दिल्ली पर आपका कब्जा कर लिया था। और यही कारण था जो उनके पूर्व वंशज थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा। चाहे तैमूर लंग रहा हो, चाहे चंगेज रहा हो, और उधर मुगल भी आपका दिल्ली पर ही कब्जा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिली। क्लियर है? अब मानचित्र 2 को देखिए। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी मुगल के एक लघु चित्र के माध्यम से तैमूर है, जिसके दाहिने ओर उसका पुत्र मरीन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़क दादा था। बाबर का क्या था? लड़क दादा। यानी कि आप कैसे बताऊं कि दादा के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद अबू सैद, बाबर के दादा। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, यानी कि बाबर के परदादा। उमर शेख, यानी कि बाबर के पिता। और दाईं ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल बादशाह सम्राट अकबर, बाबर, अकबर, शाहजहां, और उनके दाईं ओर क्रम में हुमायूं और औरंगजेब को बाप की जगह दी गई है। अब देखिए, ये बैठिए, देख लीजिए इस इमेज। इतनी अच्छी चित्रकारी बनाई गई है, आप इसको गौर करके देख सकते हैं। उन्हें अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्रकार बनाया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपने चित्र बनवाए हैं। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगल की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं मुगल सैन्य अभियान की, कि मुगलों ने कुछ सैन्य अभियान चलाए हैं, उनके विषय में थोड़ा देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रथम मुगल शासक बाबर, यानी कि 1526 से लेकर 1530, और उसने 1494 में फरगान राज्य का उत्तराधिकारी बना। सबसे पहले वो केवल 12 वर्ष का ही था, मंगोल की दूसरी शाखा उज्बेक के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। यानी कि जहाँ के मूल पैतृक थे वहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वापस फिर उसने उसी जगह पर अपना कब्जा लिया और अपनी मूल पैतृक जो गद्दी थी उसको कब्जा लिया। कह रहे हैं कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का युद्ध उसको हरा दिया। क्वेश्चन बन जाए कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आपका किस किस के बीच होगा? बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी का पानीपत का युद्ध होता है। दिल्ली और आगरा अपने कब्जे में कर लिए। दिल्ली उस समय की कैपिटल थी और बहुत से मुगलों की कैपिटल क्या थी, मतलब जो सुल्तान थे उनकी आगरा। तो दिल्ली और आगरा किसके कब्जे में आ गए हैं आज के समय में? आपके मुगल बादशाह बाबर के कब्जे में आ गए हैं, ठीक। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई आपका पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं, कोई आपका रिपीटिशन हुआ हो? उदाहरण के लिए गौर कीजिए कि अफगान सुल्तान मुगल सत्ता के लिए वास्तविक खतरा थे। मुगल और अहोम सिख, जिनको आप
ओमो के विषय में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, सिक्कों के विषय में 8 और 10 में, और मेड़वार और मालवार के बारे में चैप्टर 9 में गौर किया गया है। सफावाद, ईरान, अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था, औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्खन युद्ध का अंत हुआ, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। ठीक, तो इनसे पहले सबसे पहले एक ये वाला आप देखिए, मुगल फौज अभियान का एक चित्र दिखाया गया है कि कैसे मुगल फौज का जो अभियान चलता था उसमें कैसे युद्ध के तौर तरीके थे। इसको एक बार देखिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ा। देखिए, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का हमला इस्तेमाल हुआ। बाबर इसका पानीपत की दूसरी लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। कैसा किया? प्रभावी ढंग से उन्होंने आपका प्रयोग किया। ठीक, उस प्रयोग को भी हम लोग आपका गौर करके आपका अच्छे से आपका देखेंगे। युद्ध के प्रयोग में होने वाली बारूद की तकनीकी भारत के 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। आग्नेय सत्र के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले गुजरात, मालवा, दक्खन जैसे प्रदेश में आरंभ अभियान 16वीं शताब्दी के बाबर में इसका प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी तक इसका क्या था? प्रयोग किया गया था। अब कुछ घटनाएं हैं और जो हम जिनको आपका क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इसमें आपका गौर कर देखें। बाबर की इमेज, बाबर की फोटो आपको दिखाई गई है। ये बाबर है, देख लीजिए बाबर को। इसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी है और इसका शासन पीरियड 1526 से लेके 1530 तक है। आप सोच के देखिए, इतने कम समय में इसने मुगलों को कितना मजबूत कराया और हर साल इसने युद्ध लड़ाई। जैसे 1526 में पहला युद्ध लड़ता है पानीपत का, इब्राहिम शाह लोधी, और अफगान जो आपके समर्थक थे जो इस समय रह रहे थे, उन्होंने किसकी हेल्प की थी? बाबर की। तब नहीं, कि किस जो अफगान समर्थक थे वो किसकी हेल्प कर रहे थे? इब्राहिम लोधी की। तो उनको भी हराया। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा और राजपूत राजा और जो उनके समर्थक थे उनको हराया। इसके बाद 1528 में हुआ, जिसको कहते हैं आपके चंदेरी के राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये दो सबसे बड़े केंद्र थे दिल्ली सल्तनत के, और इस पर कौन कब्जा कर लेता है? आपका बाबर कब्जा कर लेता है। ठीक, तो ये आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। नंबर है हुमायूं का। हुमायूं ने बहुत संघर्ष किया। पिता की एक बनी हुई बाप को विरासत को चलाना और उसके बाद वो छीन जाना और वापस उसको कब्जा करना, ये बाबर जैसा ही था। जिस तरह से बाबर की उनकी पैतृक गद्दी छीन ली गई थी, फिर उसको उन्हें वापस कब्जाया और फिर उसकी मृत्यु हुई, उसी तरह से यहाँ देखिए कि हुमायूं क्या था। आप देखेंगे 1530 से 1540 इसका पहला टाइम पीरियड है और 1555 से 1556 तक इसका दूसरा समय काल है। इसके बीच का जो आपका 15 साल है, ये किसके पास रहे? शेर शाह सूरी के पास रहे, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार, वसीयत का मतलब है जायदाद का बंटवारा जो उनके पिता के अनुसार आपका हो जाए, जो पिता कर जाता है उसको बोलते हैं वसीयत। ठीक, वसीयत के अनुसार ही किया, जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। क्या मिला? एक भाई को एक प्रांत। उसका भाई था मिर्जा कामरान। महत्वाकांक्षी के कारण होने के कारण हुमायूं अफगान प्रतिद्वंदी के सामने फीका पड़ गया। इसके कारण उसके भाई की वजह से। और अफगान प्रतिद्वंदी कौन था इस समय? शेर शाह सूरी। इसको कहते हैं शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। एक है 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का। इन युद्ध में पराजय होने के बाद ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य हो गया। अब क्या करना पड़ा? उसे मजबूरन दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा। ईरान में हुमायूं के सफीबाद शाह की मदद ली। ठीक, और 1555 में दिल्ली पर उन्हें कब्जा कर लिया, परंतु उसे अगले वर्ष इमारत से दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब होता क्या है, ऐसे कहते हैं कि लाइब्रेरी में चढ़ रहा था पुस्तकालय में और सीढ़ी से रपट कर इसकी मृत्यु हो गई। और एक मुगल बादशाह ऐसा था
जो आपका ज्योतिषी में बहुत ज्यादा बिलीव रखता था, उसका नाम था हुमायूं। ऐसे कहते हैं 7 दिन में वो 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था। और एक बादशाह है अकबर, जिसे बड़ी लोकप्रियता मिली, हर धर्म ने इसको बड़ा लोकप्रिय माना, मुगलों के साथ साथ आपके हिंदू धर्म में भी बड़ी लोकप्रियता आपकी बटोरी, जिसके विषय में भी हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। क्लियर है? जितना हमने पढ़ा है इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? देख लिया कुछ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अकबर की तरफ। अकबर को देखिए। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल में 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। अब इसके शासनकाल को भी क्या कहा गया है? 3 पार्ट में, 1, 2 और 3। कह रहे हैं कि 1556 से लेकर 1570 के मध्य अकबर के संरक्षण था बैरम खां। कौन? बैरम खां। और अपने घरेलू कर्मचारी से स्वतंत्र हुआ। यानी कि इसका ये शासन आपका बोलते हैं पिटीकोट शासन। यानी कि इस समय ये घर के जो काम करने वाले लोग थे, घरेलू लोग थे, वो इसको डील करते थे, उन्हीं के अनुसार ही चलता था। उसने सूरी और अन्य अफगान के निकटवर्ती मालवा, गोलकुंडा और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विरुद्ध को दबाने के लिए अभियान चलाया। और 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर अपना कब्जा कर लिया। सिसोदिया राजपूत वंश के, चौहान वंश के ही थे। 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चले। 1589 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया। अब कैसा हुआ? उसने कुछ आपके गुजरात विजय के लिए कुछ अभियान चलाए थे, जो आपका पूर्वी बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए अभियान चले थे। ठीक। अब देखिए तीसरे में, देखिए 1585 से लेकर 1605 मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। और विस्तार कहाँ क्षेत्र हो रहा है आपका? उत्तर पश्चिमी अभियान चलाए। सिफावादों से हार कर कांधार पर कब्जा किया, कश्मीर को भी जोड़ लिया। हाकिम मिर्जा की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। परार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यानी कि अपने लड़के ने ही सत्ता पाने के लिए क्या कर दिया? विरोध कर दिया। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। क्या कहलाया? आगे चल के आपका जहांगीर कहलाया। ठीक। आइए थोड़ा जहांगीर के विषय में देखते हैं कि जहांगीर कौन है। तो जहांगीर ने अकबर से सैन्य अभियानों की ओर बढ़ाया। मेरवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, ओहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया, जो पूर्णतः आपके सफल नहीं हुए। यानी कि जिस तरह से इनके कुछ आपके रिजल्ट निकल रहे थे इस क्षेत्र के, वो आपके सारे रिजल्ट जो है यहाँ पर आपके नहीं निकले। और क्या हुआ? जो ये युद्ध थे, ये इतने अधिक आपका सफल अभियान के रूप में हम नहीं कह सकते, या आपके सफल अभियान के रूप में नहीं चले। जागीर के शासन के अंतिम समय में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह के दिया। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को फांसी के ऊपर धकेलने का प्रयास किया। बताओ, आप सोच के देखिए, जहांगीर की पत्नी ही नूरजहां ने क्या करा? शाहजहां को बाउंड्री पर खड़ा हुआ था लाइन पर, उसे धक्का मारने की कोशिश करी ताकि ये मर जाए और क्या हो जाए? आपका कौन शासक बन जाए? आपका शाहजहां को धकेलने का प्रयास किया था जहांगीर की पत्नी। यानी कि बेटा बाप को मारने की आपकी साजिश करने पर तुला हुआ है ताकि गद्दी मुझे मिल जाए। और ऐसा ही एक प्राचीन भारत में एक वंश रहा है, अगर आप लोग देखोगे उसको, आप कहते हैं कि पिता की हत्या के बाद ही पुत्र कहाँ बैठा है? गद्दी पर। और ये आप
यहाँ भी कुछ आपका मुगलों में देख सकते हैं। देख लिया। चलिए शाहजहां के विषय में। शाहजहां, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और आपके पराजय हुआ। ऐबन नगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसने बुंदेलों को हराया। ओरछा पर कब्जा किया। कहां पर कब्जा किया? ओरछा। ओरछा आपको ग्वालियर के निकट, झांसी के निकट आपको जगह मिलेगी ओरछा। और कभी मौका मिले तो बच्चों ओरछा घूम के आना, बहुत अच्छी जगह है। उत्तर पश्चिमी बख्तल पर अपना कब्जा किया और उज्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया जो असफल रहा। परिमाण स्वरूप जो कांधार यानी कि जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का बीच का क्षेत्र मान सकते हैं, सफावादों के हाथ में चला गया था। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया और बीजापुर की सेना की सुलह के आपका निवेदन किया। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों और उसके 3 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। और शाहजहां की शेष जिंदगी कहां कटी? जेल में। कौन सी जेल में? जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था ना, तो ताजमहल के बगल में ही वहां उसको दफना दिया और ताजमहल के अंदर ही जेल में बंद रखा। किसने? आपका शाहजहां को। किसने? उसके पुत्र औरंगजेब ने। और यहाँ क्या घटना पड़ी आपने? देखिए कि जहांगीर के शासन के अंतिम समय में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को धक्का देने का प्रयास किया था हाशिए पर। आप सोच के देखिए, तो जब यहाँ इनको धक्का मिल रहा है तो यहाँ भी तो कोई देगा इनको, तो यहाँ दे दिया किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब क्या कर देता है? दारा सिकों को भी निपटा देता है, ठीक, और जो उसके 3 भाई थे, ठीक, कामरान को भी सबको मार देता है और शाहजहां को पकड़ के जेल में दे देता है और खुद क्या बन जाता है? आपका बादशाह बन जाता है। क्लियर है? देख लिया। चलिए औरंगजेब के विषय में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको रिवीजन करके आइए, देख के आइए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं फिलहाल आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।